Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. स्टूडेंट्स, अगर आप KVS PRT यानी टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस टॉपिक से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इसे ढंग से समझ लिया तो आपका स्कोर पक्का बूस्ट होगा। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम जिस सोर्स का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं वह है KVS पेपरक्राफ्ट mastery.pdf। और आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि आखिर क्यों प्राइमरी एजुकेशन में पेपर क्राफ्ट्स को एक गेम चेंजर माना जाता है। मतलब आर्ट एजुकेशन की इस क्लास से आपका 100% सिलेक्शन पक्का करने की क्या रणनीति हो सकती है। सही कहा आपने। देखिए, इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले मैं इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल समझाना चाहूंगा। आमतौर पर बाहर से देखने में लगता है कि ये सिर्फ कागज काटने या मोड़ने के बारे में है, पर ऐसा नहीं है। तो आखिर इसके पीछे क्या छुपा है? इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक बहुत ही गहरा बाल मनोविज्ञान और कॉग्निटिव साइंस छुपा हुआ है। आज सुनने वालों को ये समझना होगा कि एक साधारण सी लगने वाली कला गतिविधि बच्चों के विकास के लिए दरअसल कितनी ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ क्राफ्ट नहीं है, ये दिमाग को ट्रेन करने का तरीका है। ये सच में काफी अलग नजरिया है। तो आइए सबसे पहले नोट्स में दिए गए स्मार्ट रोड मैप को देखते हैं, जिससे हमारा फ्लो बनेगा। इस रोड मैप में 6 कदम है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके प्रकार, उसके बाद शिक्षण विधियां, फिर इसका महत्व, सुरक्षा नियम और आखिर में अभ्यास यानी MCQ और रिवीजन। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कागज शिल्प की परिभाषा क्या है और KVS के नजरिए से इसका क्या महत्व है। परिभाषा की बात करें तो कागज शिल्प वह कला है जिसमें कागज का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं, आकृतियों और सजावटी सामानों को बनाया जाता है। सुनने में बहुत सरल लगता है। हाँ, सरल है, पर एग्जाम में यहाँ से ट्रिक आती है। अगर इंटरव्यू पैनल आपसे पूछे कि प्राइमरी क्लास के लिए पेपरक्राफ्ट ही क्यों चुना गया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इसका सबसे व्यवहारिक उत्तर शायद यही होगा कि ये लो कॉस्ट है। एकदम सही। इम्पोर्टेंट, याद रखिए, इसका सबसे सटीक उत्तर है कि ये लो कॉस्ट यानी किफायती है और हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल या सुलभ है। ये पॉइंट आपको भीड़ से अलग करेगा। और नोट्स के अनुसार इसके 3 मुख्य कारण और भी हैं। पहला, ये बच्चों के लिए बहुत मजेदार होता है। दूसरा, ये हाथ और आंखों का कोऑर्डिनेशन सुधारता है। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, ये वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थों का पुनरुपयोग करना सिखाता है। बिल्कुल। पैनल यही देखना चाहता है कि एक शिक्षक कितने कम संसाधनों में बिना किसी महंगी सामग्री के कितनी बेहतर रचनात्मकता विकसित कर सकता है। इसके बाद रोड मैप का अगला हिस्सा आता है कागज शिल्प के प्रकार। यहाँ नोट्स की क्विक रिवीजन स्लाइड में एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक दी गई है। इसे OCQP फॉर्मूला कहा गया है। हाँ, ये फॉर्मूला बहुत असरदार है। आइए दोनों मिलकर इन चारों प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है O, जिसका मतलब है ओरिगामी। स्रोत के अनुसार ओरिगामी एक जापानी कला है। अगर इस शब्द को तोड़ें तो ओरी का अर्थ है मोड़ना और कामी का अर्थ है कागज। और इसमें एक सख्त नियम है, नो कट नो ग्लू, यानी सिर्फ फोल्ड। इस कला में बिना कैंची और बिना गूंद के केवल कागज को मोड़कर आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे कागज की नाव, हवाई जहाज या पक्षी। पर बच्चों के विकास में इसका क्या रोल है? इंपॉर्टेंट, याद रखिए, एग्जाम फोकस पॉइंट यह है कि ओरिगामी बच्चों में कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता और पेशेंस यानी धैर्य बढ़ाता है, क्योंकि एक भी मोड़ गलत हुआ तो आकृति नहीं बनेगी। बिल्कुल सही। अब OCQP फॉर्मूला के दूसरे अक्षर पर आते हैं C, जिसका अर्थ है कटिंग एंड पेस्टिंग तथा कोलाज, रंगीन कागज को काटना और चिपकाना। इससे बच्चों की कैंची चलाने की क्षमता और आकार पहचानने की समझ बेहतर होती है। पर यहाँ एक कंफ्यूजन होता है कोलाज और मोज़ेक के बीच में। हाँ, और यही हमारा अगला पॉइंट है। ये पॉइंट आपको भीड़ से अलग करेगा। देखिए, कोलाज का मूल अर्थ है चिपकाना, पर इसमें सिर्फ कागज नहीं बल्कि कपड़ा, सूखे पत्ते, बटन यानी मिक्स्ड मीडिया का उपयोग होता है। कोलाज बिल्कुल फ्री स्टाइल होता है। वहीं दूसरी ओर मोज़ाइक में टुकड़े एक निश्चित पैटर्न में होते हैं। तो इसका मतलब कोलाज बच्चों को टेक्सचर या बनावट और ज्यामितीय आकृतियां सिखाने की सबसे अच्छी विधि है। एकदम सही। अब तीसरे अक्षर पर आते हैं Q, यानी क्विलिंग। इसके मुख्य चरण है कागज को रोल करना, उसे आकार देना और फिर चिपकाना।
इसमें टूथपिक या एक विशिष्ट क्विलिंग नीडल का उपयोग होता है। और इसे पेपर फिलिग्री भी कहा जाता है। यह गतिविधि बच्चों को धैर्य और बहुत ही बारीक काम यानी प्रिसिजन सिखाता है। इसका मुख्य उपयोग ग्रीटिंग कार्ड्स या सजावटी आभूषण बनाने के लिए होता है। और अब OCQP का आखिरी अक्षर P, जिसका अर्थ है पेपर मशे। स्रोत के मुताबिक ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है चबाया हुआ कागज। इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। पहले कागज को भिगोना, फिर उसकी पल्प या लुगदी बनाना, उसे सांचे में ढालना और अंत में सुखाना। यहाँ एक एग्जाम फोकस पॉइंट है। हाँ, इम्पॉर्टेंट। याद रखिए, ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट यानी कबाड़ से जुगाड़ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और एक बात, इसमें गोंद इसलिए मिलाते हैं ताकि मजबूती और हार्डनेस आ सके। अगर हम इन सभी की तुलना करें तो एक क्लियर चार्ट बनता है। लेफ्ट साइड देखिए ओरिगेमी, जिसमें केवल मोड़ना शामिल है और किसी टूल की जरूरत नहीं। और राइट साइड देखिए पेपर कटिंग या कोलाज, जिसमें काटना, कैंची और गोंद अनिवार्य हैं। दोनों के अपने अलग फायदे हैं। चलिए अब रोड मैप के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आर्ट टूल किट और टीचिंग मेथड्स। एक आदर्श टूल किट में पुराने अखबार, चार्ट पेपर, गोल सिरे वाली कैंची और फेविकोल होना चाहिए। पर इसमें एक चीज सबसे अलग है। ये पॉइंट आपको भीड़ से अलग करेगा। एक शिक्षक के पास हमेशा फर्स्ट एड किट होनी ही चाहिए। यह आपकी सजागता दिखाता है। अब आते हैं इस बात पर कि कक्षा में पढ़ाने के तरीके क्या होने चाहिए। हाँ, विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी प्रदर्शन विधि। इसमें शिक्षक सामने बनाकर दिखाता है, वो हर स्टेप पर रोकता है और बच्चे उसकी इमिटेशन यानी नकल करते हैं। प्राइमरी के छोटे बच्चों के लिए यह सबसे प्रभावी है। दूसरी विधि है चरणबद्ध शिक्षण यानी स्टेप बाय स्टेप। इसमें सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं, जैसे पहले मोड़ना, फिर काटना, फिर चिपकाना। इससे बच्चे घबराते नहीं हैं। और इसे शिक्षा शास्त्र में स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी पाड़ निर्माण। शिक्षक शुरू में मदद करता है और फिर धीरे धीरे अपनी मदद कम करता जाता है ताकि बच्चा स्वतंत्र हो सके। तीसरा तरीका है खेल और विषय आधारित विधि, यानी प्ले एंड थीम मेथड, जैसे त्योहारों पर दिवाली का दीपक बनाना या ऋतुओं पर बारिश की नाव। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कक्षा में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि कोलैबोरेशन यानी सहयोग बढ़ाती है। और चौथी विधि, जिसे नोट्स में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, वह है इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी AIL। ये KVS इंटरव्यू के लिए गोल्ड है। इंपॉर्टेंट याद रखिए, कला को दूसरे विषयों के साथ जोड़ना, जैसे मैथ्स में आकार और भिन्न सिखाने के लिए कागज काटना, EVS में जानवर और रिसाइकलिंग समझाने के लिए शिल्प बनाना, और भाषा की क्लास में कागज की पुतली बनाकर कहानी सुनाना। ये सच में एक बेहतरीन अप्रोच है। अब हम आते हैं रोड मैप के चौथे हिस्से पर, द रियल इम्पैक्ट। कागज शिल्प का आखिर गहरा प्रभाव क्या है? क्योंकि हमारा उद्देश्य हर बच्चे को कलाकार बनाना तो नहीं है, तो फिर क्या है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका सबसे बड़ा और पहला प्रभाव बच्चों के शारीरिक विकास पर पड़ता है, यानी उनकी मोटर स्किल्स। जब बच्चा कैंची चलाता है और कागज मोड़ता है तो उसकी उंगलियों की छोटी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और इसका सीधा असर उसकी राइटिंग स्किल्स पर पड़ता है, राइट? एकदम सही। मांसपेशियां मजबूत होंगी तो पेंसिल पकड़ना आसान होगा। दूसरा प्रभाव है मानसिक विकास। अगर कागज गलत मुड़ गया, जो कि एक प्रॉब्लम है, तो बच्चा सोचेगा कि गलती कहाँ हुई। ये उसका एनालिसिस है या लॉजिक है। फिर वह उसे सुधारता है, जो कि सॉल्यूशन है। यानी ये रोट लर्निंग या रटने के विपरीत क्रिएटिंग पर जोर देता है। खाली कागज उसके सामने एक नया सृजन करने का मौका होता है। हाँ, और तीसरा प्रभाव है भावनात्मक विकास। मैंने बनाया वाला गर्व। इससे बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि कला की कोई भाषा नहीं होती। एक बच्चा जो बोल नहीं पा रहा या भाषा ठीक से नहीं समझता, वो भी आर्ट के जरिए क्लास से जुड़ सकता है। पांचवें कदम पर है सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा नियम। कक्षा में सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए। हमेशा राउंड टिप यानी गोल सिरे वाली कैंची दें। कक्षा में कैंची लेकर भागना बिल्कुल मना है। गोंद सीमित मात्रा में दिया जाना चाहिए। और सबसे जरूरी, सफाई के लिए बच्चों को कतरने हमेशा डस्टबिन में डालना सिखाना चाहिए। और यहाँ एक और जरूरी नियम है, डू नॉट पैनिक का नियम। अगर कक्षा में किसी बच्चे को चोट लग जाए तो शिक्षक को शांत रहना चाहिए और तुरंत फर्स्ट एड देना चाहिए। घबराना नहीं है। चलिए, अब हम अपने रोड मैप के आखिरी कदम पर पहुंच चुके हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन।
आइए एग्जाम FAQs का एक क्विक रिकैप करते हैं इन MCQs के जरिए। मैं प्रश्न पढ़ूंगी और आप उसका विश्लेषण कीजिएगा। बिल्कुल, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कबाड़ से जुगाड़ यानी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ओरिगेमी, ऑप्शन बी क्विलिंग, ऑप्शन सी पेपर मशे, ऑप्शन डी कोलाज। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन सी पेपर माशे, क्योंकि इसमें पूरी तरह से रद्दी अखबारों की लुगदी का उपयोग किया जाता है, जो इसे वेस्ट मटेरियल रीयूज का बेस्ट एग्जाम्पल बनाता है। बढ़िया। प्रश्न संख्या 2, ओरिगेमी मूल रूप से किस देश की कला है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी फ्रांस। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी जापान। ओरी का मतलब मोड़ना और कामी का मतलब कागज। ये जापानी शब्दों से मिलकर बना है। प्रश्न संख्या 3, कोलाज बनाते समय सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए चिपकाना, ऑप्शन बी फाड़ना, ऑप्शन सी थीम सोचना, ऑप्शन डी रंगना। इसका जवाब क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी थीम सोचना। कोलाज एक फ्री स्टाइल आर्ट जरूर है, पर बिना किसी विषय या थीम के आप मिक्स मीडिया को एक अर्थपूर्ण आकार नहीं दे सकते। प्रश्न संख्या 4, क्विलिंग गतिविधि में टूथपिक का मुख्य काम क्या है? ऑप्शन ए काटना, ऑप्शन बी चिपकाना, ऑप्शन सी रोलिंग करना, ऑप्शन डी रंग भरना। इसका सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन सी रोलिंग करना। कागज की पतली पट्टियों को गोलाकार में घुमाने के लिए टूथपिक या क्विलिंग नीडल का उपयोग अनिवार्य होता है। और आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, प्राथमिक स्तर पर कागज शिल्प सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कलाकार बनाना, ऑप्शन बी मोटर स्किल्स विकसित करना, ऑप्शन सी समय बिताना, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोटर स्किल्स विकसित करना, ताकि उंगलियों की छोटी मांसपेशियां मजबूत हों और बच्चों की लिखावट सुधार सके। कलाकार बनाना हमारा प्राइमरी गोल नहीं है। बहुत ही शानदार रिवीजन। अब हम इस डीप डाइव के अंत की ओर हैं। इन नोट्स में आखिर में एक बहुत ही प्रभावशाली पंक्ति दी गई है, टीचर इज वन हु टीचेस टू क्रिएट, यानी शिक्षक वह है जो सृजन करना सिखाए। सिर्फ तथ्य रटवाना एक शिक्षक का काम नहीं है। सही बात है, रचनात्मकता ही असली सीखने की पहचान है। हम इस जबरदस्त कंटेंट के लिए मंजिल विद अंसारी चैनल को धन्यवाद देते हैं। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।